हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़ी क्लासेस। तो बेटा हमारा भी टिश्यूज वाला चैप्टर ही चल रहा है और ये वाला लेक्चर आपका टिश्यूज चैप्टर के लिए ही है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, जिसमें हमने जो चारों एनिमल टिश्यूज के नाम कराए थे लास्ट लेक्चर में, वो सारे टिश्यूज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, उनकी लोकेशन पढ़ेंगे यहाँ पर, और मेजरली उनका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे ना, आप उनको रिलेट कर पाइए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कि हमारी बॉडी में ये वाले टिश्यूज हैं और ये कहाँ कहाँ हैं और हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। आप रिलेट करेंगे उनको ह्यूमन बॉडी से तो आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो एनिमल टिश्यूज के ऊपर है हमारा ये लेक्चर और एनिमल टिश्यू हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटा, चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज कौन से होंगे? ऐसे टिश्यूज जो हेल्प कर रहे होंगे किसी एनिमल को, ठीक है, लाइफ सर्वाइवल में या सर्वाइव करने में, या जो भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसको मतलब मेंटेन करने में। ठीक है, ताकि आगे वो मेंटेन कर पाए। तो बेटा हमारा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमने पहले भी किया था, पर हमने उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू किया था कि अब मैंने आपको नाम बता दिए थे कि भाई टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं, बट अभी हम जो है डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहला बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल वर्ड का मतलब है बेटा कवरिंग। ठीक है, किसी भी चीज की कवरिंग जो कर रहा होगा वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। चाहे वो हमारी बॉडी हो, बॉडी की आउटर कवरिंग होगी, ठीक है, चाहे वो हमारे कोई भी ऑर्गन हो, ऑर्गन की कवरिंग हो गई, हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट हो उसकी कवरिंग हो गई, वो हमारा एपिथेलियल में आएगा। तो एपिथेलियल को आप बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि एपिथेलियल मतलब बेटा कवरिंग, जो हमारा कवर कर रहा होगा वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। क्लियर है? तो एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग कर लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का पहले डेफिनेशन है, दे फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स। सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी कवरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो, चाहे वो मेजर टिश्यूज हो, चाहे वो आपके ग्लैंड्स हो। ठीक है, तो जो कवरिंग बन रही है किसी भी चीज की, वो कवरिंग कौन से टिश्यू से बन रही होगी? एपिथेलियल टिश्यू से। तो अगर आपको किसी चीज की लोकेशन पता है तो शायद आप कुछ कुछ रिलेट कर पाएंगे उसका फंक्शन भी, है ना भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज जहां लोकेटेड है उसका वहां फंक्शन है, वो इसलिए लोकेटेड है, या नंबर भी जितना है वो उसके लिए कि उसका उतना फंक्शन है। जैसे हमारी दो आंखें हैं, कहाँ है उसका फंक्शन वही होगा, और दो है वो उसका इसलिए फंक्शन होगा। सेम जितनी हमारी बॉडी में जो चीजें हैं वो जितनी है जहां है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन की, उसका काम वही है, इसलिए वो वहां प्रेजेंट है। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो सेम बात है, एपिथेलियल जो टिश्यू होगा वो ऐसा टिश्यू है जो सारे बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को, टिश्यूज को क्या कर रहा होगा? कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो एपिथेलियल समझ आया। अब एपिथेलियल टिश्यू बेटा और क्या बोल सकते हैं इसको, कि दे आर टाइटली पैक्ड। ऑफ कोर्स कोई भी चीज कवर कर रहा है तो प्रोटेक्शन कर रहा है ना उस चीज की। ठीक है, हम लोग अपने पिलो कवर लगा रहे हैं, सोफा कवर करते हैं, फ्रिज कवर करते हैं, वॉशिंग मशीन कवर करते हैं, किस लिए? डिजाइन के लिए, कि भाई अच्छा कवर मिल गया हमें इसलिए हम कवर करें। नहीं बेटा, उसका मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन। जो हमारी वैल्यूएबल चीज है ना, उसको क्या ना हो, उसको कोई हार्म ना पहुंचे, वो गंदा ना हो, सनलाइट से, डार्क से, कोल्ड से, तो वो गंदा ना हो मेजरली। उसी तरीके से एपिथेलियल कवर कर रहा है तो उसका काम क्या है? उसका प्रोटेक्शन होगा उसका काम। तो टाइटली पैक्ड होगा और एक कॉन्टिन्यूअस शीट होगी, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होगा, बीच में गैप होगा, तो जहां गैप है वहां से गंदा होगा, वहां से डैमेज होगा, अगर हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस शीट होगी, टाइटली पैक्ड होगी। टाइटली पैक्ड है, ये तो यहीं से रिलेशन हो गया कि भाई कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं है। टाइटली पैक का क्या मतलब है? कि बीच में कोई इंटरसेलर स्पेस ही नहीं है, एंड हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटेड मटेरियल बिटवीन देम। और उनके बीच में सीमेंटेड मटेरियल मतलब जो उनको जॉइंट कर रहा होगा वो भी बहुत कम कम होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस शीट है। बीच बीच में अगर स्पेस है भी थोड़ा बहुत कुछ, तो उसमें ऑलरेडी सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? इतने बात समझ आ गई। चले आगे। अब हमारा पहला एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वैमस। ठीक है, पहला एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वैमस।
नाम स्क्वैमस है ना, तो सेम बात है कि ये जो सेल होंगे ना ये स्क्वायर शेप के होंगे, ठीक है। पहली चीज मैंने बता दी। दूसरा, अगर ये कॉन्टिन्यूस शीट है तो स्क्वायर 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 स्क्वायर, पूरी सीक्वेंस, पूरी लाइन ऑफ स्क्वायर सेल्स होंगे। जो सारी लाइन है वो स्क्वायर सेल्स की बनी होगी, एक सिंगल लाइन होगी, तो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू स्क्वायर शेप की होगी, स्क्वायर शेप की एक लाइन बनी हुई है, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू की होगी, ठीक है। अब स्क्वैमस में क्या है, दीज आर एक्सट्रीमली थिक, स्क्वायर है ना, थिक हुआ, ठीक है। फ्लैट एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग, डेलिकेट मतलब एक सॉफ्ट सी लाइनिंग बना रहा होगा। अब दूसरी चीज और समझो, अगर ये एक ही लाइन है, ठीक है, एक सिंपल प्लेन लाइन है, इसका भी कुछ फायदा होगा ना, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन भी हो सकती है, एक लाइन है, इसका क्या फायदा हो सकता है, सुनो जरा। और ये हर ऑर्गन की कवरिंग पे है, तो हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर मेजर एक्सचेंज पार्ट कौन है, जो गैस को एक्सचेंज कराता है, वो है बेटा एल्वियोलाई। और जब हम एल्वियोलाई पढ़ेंगे तो हम एल्वियोलाई में पढ़ेंगे कि उसके बाहर बड़ी ही थिन लेयर होती है। थिन लेयर क्यों होती है, किसी भी चीज की डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेजरली किस चीज की होगी, गैस की डिफ्यूजन, ठीक है, गैसेस की डिफ्यूजन। O2 इधर आ गया, CO2 इधर चला गया, तो गैस की डिफ्यूजन एक ऑर्गन से या एक सेल से दूसरे सेल में जाना, ठीक है, उसको डिफ्यूजन बोल दिया हमने। तो जहां पतली लाइनिंग होगी, जहां, अब देखो एपिथेलियल को कवर तो हर जगह करना है, लेकिन जहां पे उसका फंक्शन प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे उस जगह को प्रोटेक्शन करने से ज्यादा है कि मुझे भाई यहाँ से इधर एक्सचेंज करानी है गैसेस, ठीक है। तो वहां पे कौन सा वाला रखेगा, वो स्क्वैमस वाला रखेगा, कि स्क्वैमस जो है पतला है, सिंगल लाइनिंग है, बड़ा हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट कराने में इधर से उधर किस चीज को, गैसेस को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। फंक्शन समझ आ गया इसका। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने एक जगह परफ्यूम लगाया हुआ है, वो एक जगह लगाया पर उसकी स्मेल दूर तक आ गई, कैसे आई है, डिफ्यूजन ना, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसने मिक्स किया उस परफ्यूम की ओडोर को और वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा दिया उसने, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इज नोन एज डिफ्यूजन। घर आप गए हो, खाना बना है, अगर वो गरम गरम खाना बना है तो उस गरम खाने की भी आपको ऑब्वियसली वो आएगी, महक आएगी, वो किस लिए आ रही है, किस लिए, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो अगर डिफ्यूजन करानी है हमें अपनी बॉडी में किसी ऑर्गन में, तो डिफ्यूजन किसकी वजह से हो पाएगी बेटा, जो पतली लाइन होगी। अगर वो मोटी लाइन हो गई, थिक हो गया बहुत ज्यादा, एक लेयर की जगह 2-3 लेयर हो गई, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। तो सिंगल लेयर का बेटा सबसे मेजर फंक्शन यही है कि वो डिफ्यूजन कराने में हेल्प करा रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फंक्शन इसका है, इट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन, देखिए, it helps in the diffusion और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, वो इधर उधर डिफ्यूजन कराने में हेल्प करा रहा होगा। मेजरली जो आप इंपॉर्टेंट चीजें लर्न करेंगे ना, वो इनकी लोकेशन होनी चाहिए, कि जो स्क्वैमस है उसकी लोकेशन कहाँ है, देखो ऑसोफेगस है और माउथ की लाइनिंग में है, ठीक है, ऑसोफेगस में और माउथ की लाइनिंग में कौन होगा, आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इतना ठीक है। स्क्वैमस स्क्वैब शेप का होगा, डिफ्यूजन में हेल्प करा रहा होगा मेजरली और लोकेशन। अगला चलते हैं, अगला है बेटा हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर क्यूबॉइडल है तो कोई सोचने की बात नहीं है, क्यूब शेप्स का होगा, ठीक है, क्यूब शेप का होगा। दीज आर द क्यूब शेप्ड सेल्स, आ गई वही बात, दीज आर क्यूब शेप्ड सेल दैट फॉर्म्स द लाइनिंग एंड हेल्प्स विद प्रोटेक्शन। अब ये देखो ज्यादा थिक है, स्क्वायर वाला इससे हाफ होगा या 1/3 होगा, क्यूब वाला बड़ा है, तो बड़ा है तो यानी कि प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होगा कि भाई इधर से उधर कोई चीज ना जाए, प्रोटेक्शन। ये डिफ्यूजन में नहीं करेगा, ये ट्रांसपोर्ट नहीं कराएगा कोई भी जगह, ये कोशिश करेगा ट्रांसपोर्ट ना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो इधर से उधर ना जा सके। तो जो नहीं जाने देगा वो तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। फंक्शन आ गया बेटा इसका, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट भी दे रहा होगा, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा होगा, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होगी, किडनी की लाइनिंग, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उनकी कवरिंग, कवरिंग की बात है, सब कवर कर रहा होगा ये। तो क्यूबॉइडल की शेप पता चल गई है, फंक्शन क्या होगा, बड़े हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा होगा, लोकेशन देख लीजिए तो बेटा किडनी की लाइनिंग में, जो हमारी किडनीज है उनकी लाइनिंग कवरिंग कर रहा होगा। और सेम जो सलाइवरी ग्लैंड है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है, ट्यूब्स हैं,
उनकी कवरिंग में। बात समझ आ गई? ठीक है। अगला है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार भी ना लंबे लंबे से एपिथेलियम सेल्स होते, थोड़े पतले, यानी वो क्यूबॉइड नहीं होगा, ठीक है, पतले पतले कॉलम जैसे, कॉपी कॉलम, इसलिए नाम कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। दीज आर टॉल एपिथेलियम सेल्स, लंबे लंबे से टॉल एपिथेलियम सेल्स होंगे ये। कॉलमनार का मतलब बेटा पिलर लाइक, पिलर जैसे होते हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग हो सकते हैं वो, ठीक है। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। कोई चीज अगर कहीं गिर गई है, पानी, एब्जॉर्प्शन हम लोग लिक्विड जैसी चीजों का कर सकते हैं, ठीक है, जेल या लिक्विड, उस पर आप स्पॉन्ज डाल रहे हैं, ठीक है, बड़ी पतली सी लेयर डालेंगे तो वो कम ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, थोड़ी उससे ज्यादा थिक डाली तो और थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा थिक डाल दी, कॉलम जैसे डाल दिए तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर कॉलमनार वाले सेल्स हैं तो इनका फंक्शन होगा बेटा एब्जॉर्प्शन। अच्छा, मेजर फंक्शन कवरिंग है, सब लोग होंगे कवरिंग पे, मतलब हर ऑर्गन के कवरिंग पे ही मिलेंगे, लेकिन फंक्शन का अलग अलग हो जाएगा। क्या? जैसे इसका फंक्शन हो गया हमारा कि एब्जॉर्प्शन में, यानी या तो किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या सिक्रीशन में किसी चीज को रिलीज कर रहा होगा, है ना, सिक्रीट कर रहा होगा। तो ये फंक्शन है कॉलमनार का। आपको मेजरली ध्यान रखना है इनके फंक्शंस का और इनकी लोकेशन का, कि भाई है कहाँ ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन है बेटा इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन का पार्ट है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो इंटेस्टाइन आपका कंप्लीट डाइजेशन साइट है। इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन होती है, तो सारी डाइजेशन होने के लिए कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा, कुछ ना कुछ सीक्रेट हो रहा होगा, इसीलिए ये कहाँ है? ये आपकी इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये वाला आपका टिश्यू कॉलमनार एपिथेलियल। क्लियर है? 3 समझ आए बेटा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। क्लियर? चले आगे। इसके बाद है बेटा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, यानी स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन उस स्क्वायर की लेयर्स हैं बहुत सारी। हम बात कर रहे थे कि एक सिंगल लाइन, या अब हम जब स्ट्रेटिफाइड में बात करेंगे तो इसी एक लाइन बन गई, ये एक लाइन, इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, बहुत सारी स्क्वायर्स की लाइन को हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिख दिया गया पहले कि ऐसा एपिथेलियम, यानी स्क्वायर वाला एपिथेलियम है ये एपिथेलियल टिश्यू जो बहुत सारी लेयर में अरेंज है, ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो बहुत सारे लेयर में अरेंज है, ठीक है। फंक्शन इसका है मेजरली प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत लंबी लेयर है, स्क्वायर शेप की है, तो इसका काम है प्रोटेक्शन। इट प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब सिंपल जो मैं बता दूं ये है, फटने कटने में जो है ये हेल्प करेगा, कि जो हमारी कोई भी जहां भी कवरिंग है वो कहीं से कट जाती है या फट जाती है, वो चीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा प्रिवेंट करने की, कि ना हो, ठीक है। लोकेशन हमारी स्किन, इसको मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा स्किन वाला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, शायद हमेशा के लिए मैं बोलूंगी कि स्किन को याद रखिए कि हमारी जो बॉडी स्किन है, क्योंकि बड़ा विजिबल है, हम देख पा रहे हैं ना, तो जो हम देख पा रहे हैं वो तो कम से कम याद रखें हमेशा के लिए। तो स्किन बना है किसका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हमारे मेजरली तो यही है, ठीक है, मेजरली हमारे जो एपिथेलियम यही है, अगर इनके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है, किसी एक टिश्यू के अंदर कोई मॉडिफिकेशन आ गई, वो हेल्प कर सकता है किसी और काम में, है ना। इन्हीं सेम टिश्यू में कुछ ना कुछ मॉडिफाई हुआ और वो मॉडिफिकेशन की वजह से उनका फंक्शन थोड़ा बदल गया, उनकी लोकेशन थोड़ी बदल गई। तो एक दो टिश्यूज और हैं, जैसे कि एक है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे सीलिया, ठीक। तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार जैसा होगा ये, पर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉलमनार टिश्यू which have hair like projections, as I've already said कि hair like projections होंगे जिनका नाम होगा सीलिया, ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस, कहां पर? किसी भी सेल के बाहर की तरफ सीलिया है, विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, जो कि हेल्प करेगा मूवमेंट में, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी बनाऊं, ये फॉर एग्जांपल ये नोज है, नोज से ये गया, तो भाई जो एयर अंदर जा रही है नोस्ट्रिल के थ्रू, क्या हमारे एयर में हेयर प्रेजेंट है छोटे छोटे? मेजरली क्या हेल्प कर रहे होंगे? वो मेजरली हेल्प कर रहे होंगे कि हमारे बॉडी के बाहर से, आउटर एनवायरमेंट से कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर जा रही हो वो कैसी हो? वो साफ हो, फिल्टर्ड हो। जो एयर जा रही हो फिल्टर्ड एयर है ना? तो फिल्टर्ड एयर करने में या उसको मूवमेंट में आगे जाना है, आपको आगे जाना है, कौन हेल्प कर रहा होगा? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कर रहे होंगे जिनको हम लोग सीलिया बोल रहे हैं। तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का ये फंक्शन है और ये कहाँ होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। क्लियर है बेटा? चार हमारा बेसिकली चार है, एक मैंने यहाँ पे देखो स्टार भी लगाया हुआ है, तो ये इससे अलग है, लेकिन मॉडिफिकेशन हो गया है। ठीक है, आगे चले। सेम उसी तरीके से एक और है हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, जब कुछ एपिथेलियम टिश्यू हमारे मॉडिफाई हो जाते हैं और ग्लैंड्स बन जाएंगे, वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं सीक्रीट करने में, है कुछ ना कुछ रिलीज करने में, चाहे वो हमारा हार्मोन हो, चाहे वो हमारे एंजाइम हो। जैसे कि ग्लैंड जो है वो 2 या 3 तरीके के होते हैं, जो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स जो है, जब कोई भी आपका कवरिंग टिश्यू, कोई भी आपका एपिथेलियल ग्लैंड बन जाता है मॉडिफाई होके, यानी कि उसका मेजर फंक्शन कवरिंग नहीं है, अब उसका मेजर फंक्शन क्या है? उसका मेजर फंक्शन है कुछ ना कुछ रिलीज करना, सीक्रीट करना। ये कुछ ना कुछ जो है, इसका मतलब है एंजाइम करेगा वो, या वो हार्मोन करेगा। ठीक है, जब वो सीक्रीट करने लग जाएगा कुछ, उसका मेजर फंक्शन ही सीक्रीशन हो गया, तो उसको हम लोग ग्लैंडुलर बोलेंगे। ठीक है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू ऑफन एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन, जिसको मैं मॉडिफिकेशन बोल रही हूँ। जब इसमें कुछ एडिशनल स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, भाई आप यही काम करोगे, आप कवरिंग वगरिंग नहीं करोगे, आप कुछ सीक्रेट करो अब बस, एज ग्लैंड सेल्स। ठीक है, जो कि सीक्रेट करेंगे कुछ सब्सटेंसेस को सरफेस पे, तो वो ग्लैंडुलर हो जाएंगे। ठीक है, सेम आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू समटाइम्स जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, वैसे ही कवरिंग होना चाहिए पर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन गया, जैसे कि एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लो, पैनक्रियाज लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्लैंड्स के एग्जांपल हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, तो कुछ आपके ग्लैंड्स के एग्जांपल हो गए हैं। तो हमने जो एक्स्ट्रा में किया वो किया एक सीलिएटेड वाला और एक किया हमने ग्लैंड्स वाला। क्लियर है? एक सीलिएटेड वाला, ग्लैंड वाला, बेसिक हमारे 4 हमारे पास हैं। क्लियर है? चले आगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा हमारा कंप्लीट हो गया भाई? एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल के बाद दूसरा है हमारा, दूसरा एनिमल टिश्यू है हमारा कनेक्टिव। ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा होगा किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी बात है। तो कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं जरा। कनेक्टिव टिश्यू क्या कहना चाह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसा होगा जो टिश्यू को इधर से उधर कनेक्ट कर भी रहा होगा, प्रोटेक्ट भी कर रहा होगा, या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होगा। क्योंकि अगर वो कनेक्टिव टिश्यू है, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो है ना, इसीलिए वो कनेक्ट कर रहा है ना। मतलब उसको क्या जरूरत है कि भाई मैं सबके कांटेक्ट में रहूं। जो सबके कांटेक्ट में रहेगा भाई वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में बोला गया है कि इट इज बेसिक टिश्यू टाइप इन द बॉडी, सबसे बेसिक टाइप है, दैट सपोर्ट कर रहा होगा और प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, आगे इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल का बना हो सकता है, फाइबर का बना हो सकता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर का बना हो सकता है, जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये एक्सच मेजर आपको कनेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं है। जो कनेक्टिव के टाइप होते हैं वो थोड़ा डिटेल में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कनेक्टिव का टाइप है सबसे पहला ब्लड। इससे आप सब लोग फेमिलियर हो क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग बहुत इजी रिलेट कर पाएंगे और शायद पढ़ भी रखा हुआ आपने पहले। तो ब्लड सबसे मेजरली कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? आप अपनी बॉडी में कहीं भी देख लीजिए बेटा, ब्लड हर जगह अवेलेबल है। बात समझ रहे हैं? ब्लड हर जगह अवेलेबल है, तो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया इस तरीके से। अब ब्लड में क्या लिखेंगे? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मतलब लिक्विड है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, इन विच आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर एम्बेडेड। ये है कि भाई ऐसे कुछ ये जेल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्लड क्या है, जेल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोलते हैं कि ब्लड को एक फ्लूइड कनेक्टिव मैट्रिक्स जैसा है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं और जिसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और आपका प्लेटलेट्स है। तो ये हमारा प्लाज्मा हो गया, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इसके अंदर है। जैसे कि वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर भाई बीज है तो ये वाटरमेलन है। उसी तरीके से आ जाइए, प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। प्लाज्मा जो हम बाहर वाला आउटर बात कर रहे हैं जो जेल जैसा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर पहला बात करें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से मेजरली ब्लड का कलर रेड है, ठीक है, ब्लड का कलर रेड है किसकी वजह से, आरबीसीज की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से, ठीक है। तो दीज आर रेड ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को बेटा इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। दे हैव रेड कलर्ड पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें जिसमें हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। मेजरली रेड ब्लड सेल्स भी रेड किस लिए है, हीमोग्लोबिन की वजह से, विच इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। तो हम लोगों का अपनी बॉडी का जो हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं मेजरली हम आयरन चेक करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है उसको किस चीज की टैबलेट लेनी है, आयरन की टैबलेट लेनी है, तो वो हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हमारा हीमोग्लोबिन। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन है वो काम करता है, एक तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनको रेड कर दिया, हमारे जो पूरा ब्लड है उसको रेड कर दिया। दूसरी चीज जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा उसकी एफिशिएंसी ऑक्सीजन से बाइंड करने की, ठीक है। ऑक्सीजन से बाइंड कौन कर सकता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा वो वहां चला गया, हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में घूमेगा तो भाई वो ऑक्सीजन को अपने साथ ही घुमाएगा, ठीक है। तो उसका मेजर काम क्या हो गया कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए आरबीसी का मेजर फंक्शन हो गया कि वो ट्रांसपोर्ट कराता है किसको, ऑक्सीजन को। क्लियर हो गया बेटा, प्लाज्मा समझ आ गया, आरबीसी समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना सबको समझ आया है, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम आपकी अच्छे से हेल्प कर पाए, उस चीज पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लिख सके, ठीक है जी। हाँ जी, आगे आरबीसी हो गया, इसके बाद है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू मीन्स व्हाइट, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। तो दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी प्लाज्मा में एम्बेडेड है ना, प्लाज्मा के अंदर ही है। तो डब्ल्यूबीसी आर व्हाइट ब्लड सेल्स विच आर नोन एज ल्यूकोसाइट। उनको जैसे हम एरिथ्रो बोल रहे थे तो इनको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो गए, ल्यूकोसाइट हो गए, ठीक है। व्हाइट कलर है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा इसलिए व्हाइट कलर का है। तो दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड जर्म्स। हमारी बॉडी में हमें कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, उससे हमें कौन बचा सकता है, उससे हमें बचा सकता है डब्ल्यूबीसीज। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बोला कि भाई हमें कोल्ड हो गया है, मत लो दवाई, 10 दिन में 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप का क्या मतलब है, डब्ल्यूबीसी ठीक कर देगा। भाई डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर खुद की एक इम्यूनिटी है कि हमारी बॉडी अपने आप खुद को रिपेयर कर लेती है। कहीं कट लग गया है, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं उसके लिए भी दवाई ले रहे हो कि जल्दी ठीक हो जाए। सब चीज अपने आप रिपेयर कर सकती है हमारी बॉडी। सब चीजों से मतलब है कि सब चीजें नहीं, जो बेसिकली चीजें हैं हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो वो बहुत सारी चीजों को अपने आप कर देती है रिकवर, ठीक है, रिपेयर कर लेती है। उसी तरीके से डब्ल्यू मेजरली वो डब्ल्यूबीसी का काम है कि हमारी बॉडी को कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है, ये कोई नई चीज है भाई। इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम सुनो। फॉर एग्जाम्पल एक दिन बारिश हुई, ठीक है, आपके स्कूल में किस दिन बारिश हो गई। अब आप सब लोग छुट्टी में सेम टाइम निकले हो,
ठीक है, छुट्टी हो गई, सब बच्चे सेम टाइम निकले, लेकिन अगले दिन कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे, कुछ बच्चे आए होंगे। एब्सेंट होने का रीजन क्या कि भाई कल मैम बारिश हुई थी, हम बारिश में भीग गए तो हम बीमार हो गए। जबकि कुछ बच्चे, वही सेम बच्चे उसी सेम बारिश में भीगे होंगे, वो बीमार क्यों नहीं हुए? बेटा डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी, कि उस बच्चे की इम्यूनिटी कितनी है। उस बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम बीमार कम पड़ेंगे या जल्दी नहीं पड़ेंगे। इम्यूनिटी वीक है, हम बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, और बहुत लेट रिकवरी होगी उस चीज की। तो इम्यून सिस्टम को कौन बना रहा है? ये WBC के सेल्स बना रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। क्लियर है? और इम्यून सिस्टम को WBC तो बना ही रहा है, साथ के साथ हम खुद भी जिम्मेदार हैं इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए। जो हमारा आज का लाइफस्टाइल है, जो हमारे आजकल की ईटिंग हैबिट्स हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है मेजरली रोल प्ले करती है हमारे डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में। क्लियर है बेटा? इसके बाद अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट क्या कर रहा है? इट इज येलोइश कलर्ड फ्लूइड, ये कुछ येलोइश कलर का फ्लूइड होगा एंड आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनको क्या बोलेंगे बेटा? थ्रोम्बो। जैसे वो हो गया इरिथ्रो, ल्यूको, थ्रोम्बोसाइट्स एंड इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहा है। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वर्ड का क्या मतलब है? कहीं से कट लग गया, खून निकले जा रहा है, अगर अभी कट लगा है तो क्या आधे घंटे बाद भी खून निकले जाएगा वहां से? मैं एक छोटा कट या छोटी इंजरी की बात कर रही हूँ, कहीं कट लग गया, ब्लड निकले जा रहा है, अभी ब्लड निकल रहा है एट प्रेजेंट, आधे घंटे बाद भी ब्लड निकल रहा होगा क्या? नहीं ना। क्या होता है? वो जम जाता है, ब्लड जम के एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम जम जाता है, ठीक है, जो हम खुरंट बोल गए, खुरंट जम गया है, रेडिश ब्राउन कलर का स्कम जम गया है, वहां पे डिपॉजिट हो गया है। वो क्या हो गया है? वो क्लॉटिंग हो गई है, कि ब्लड जो है वो क्लॉट कर गया, ठीक है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगी, किस वजह से हो रही है? प्लेटलेट की वजह से। अगर हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट नहीं होगा या प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, तो प्लेटलेट की कमी की वजह से मेजरली क्या होगा भाई? प्लेटलेट की कमी हो गई, क्लॉटिंग नहीं होगी अब, ठीक है। ब्लड अगर बह रहा है तो बहता चला जाएगा। तो प्लेटलेट इसलिए मेजरली इंपॉर्टेंट है कि ब्लड की क्लॉटिंग होगी प्लेटलेट की वजह से। इतना समझ आया बेटा? आगे चलिए बेटा, प्लेटलेट समझ आ गया। तो हमारे जो ब्लड है, जो बह जा रहा है, जो फ्लो कर रहा है, तो उसकी क्लॉटिंग में कौन हेल्प कर रहा है? प्लेटलेट हेल्प कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है लॉस ऑफ ब्लड, की बॉडी से जो है ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है बोन। जैसे कि ब्लड हमारा सारे बॉडी पार्ट्स में है, उसी तरीके से बोन भी हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में होगी, ठीक है। तो बोन मेजरली क्या कर रहा है? इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क। अरे भाई, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, या जिसकी भी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, किसी भी एनिमल की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो किस वजह से है? कि उसकी जो बोन है ना, बोन का स्ट्रक्चर ऐसा है, बोन के ऊपर कवरिंग की गई है, तब वो ऑर्गेनिज्म उस तरीके का बना है। तो बोन मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रेमवर्क बना रहा है जो हमारी बॉडी का सपोर्ट करता है। बॉडी बनी ही सिंपल सी बात है बोन की फ्रेमवर्क की वजह से है, ठीक है। इसके बाद इट ऑल्सो एंकर्स। बेटा एंकर्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सपोर्ट, ठीक है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स, उसके ऊपर मसल लगी हुई क्योंकि मसल्स को भी सपोर्ट कर रहा है और मेन ऑर्गन्स को भी कर रहा है। कि बोन्स के अंदर है ना हमारे कुछ कुछ ऑर्गन्स, तो क्या है, उन ऑर्गन्स तक पहुंचना में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो क्या हो गया? बोन्स जो है कुछ मेन ऑर्गन्स को भी सपोर्ट कर रहा है। इट इज स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, मूव नहीं कर सकती है। ये तो आप सब लोग थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन क्या कर सकते हो? आप सब लोगों को पता होगा, बोन स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल नहीं है, मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ट मैट्रिक्स। अब बोन सेल, बोन इतनी हार्ड क्यों है? तो इसका आंसर मिलेगा कि भाई बोन इसलिए हार्ड है क्योंकि उसके जो सेल्स है वो हार्ड मैट्रिक्स के अंदर है, जो कि बना हुआ है कैल्शियम का और फोस्फोरस का। आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई कैल्शियम खाने से बोन स्ट्रांग होती है, दूध में कैल्शियम होता है, दूध पीने से बोन स्ट्रांग होती है। अभी तो कैल्शियम के काफी ज्यादा पाउडर्स और ये सब भी आने लगे हैं, तो क्या होगा? कैल्शियम उसमें क्या हो रहा है? कैल्शियम है तो हमारी बोन स्ट्रांग हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कैल्शियम यूज कर रहे हैं बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मेजरली बोन बनी भी तो कैल्शियम से ही होगी। समझ पा रहे हैं? तो बोन किस चीज की बनी है भाई? कैल्शियम की बनी है, ये तो ध्यान रख लो। तो जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, बोन सेल्स को वैसे हम ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं।
तो बोन सेल से याद रख लीजिए आप, बोन सेल जो है वो एम्बेडेड है, धसे हुए हैं किसमें, कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स जो बने हैं उनसे। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कुछ टर्म्स हैं लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज, ठीक है। ये टर्म जो है ये बोन से रिलेटेड है, तो हम कर लेते हैं। बोन से रिलेटेड टर्म्स है, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया। बोन जैसे हैं, बोन ही है, बोन से कुछ रिलेटेड है, अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो टेंडन क्या है बच्चे, टेंडन है हमारा ऐसा टिश्यू जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा होगा, यानी आप लिख लो बी टू बी। लिगामेंट है हमारा बी टू बी, जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इलास्टिक होगा एंड हैज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो होगी लेकिन इलास्टिक होगा, ठीक है। यानी कि मूवमेंट, जैसे हमारी बोन से ये बोन हो गई, ये बोन हो गई, बोन से बोन को जो जोड़ रहा होगा वो भाई लिगामेंट है। इजी, इलास्टिक है, कंसीडरेबल स्ट्रेंथ है। इलास्टिक मतलब मूव कर पा रहे हैं ना हम, जो हमारे कहीं कहीं क्या है, दो जो बोन आपस में जुड़ी हुई है मूव कर पा रही है ना, किस वजह से, लिगामेंट की वजह से। आपस में किससे जुड़ी है, लिगामेंट से जुड़ी है। इट कंटेन वेरी लेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब बीच में जो आपका सीमेंटेड एरिया है, लिक्विड है, वो आपका बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है ये, लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि आप कहीं मूव करा पा रहे हो। अगला है टेंडन, द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन। ये बोन टू बोन है, ये बोन टू मसल है, बोन और मसल को आपस में जोड़ता है, वो हो गया हमारा टेंडन, ठीक है। टेंडन जोड़ रहा होगा बोन और मसल को। इट इज फाइब्रस टिश्यू, फाइबर्स का बना है, ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें, एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कहीं भी मूव करेगा, बोन और जो मसल आपस में जो जुड़े हुए होंगे तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसकी जो मूवमेंट होगी बहुत लिमिटेड होगी, बहुत कम होगी। लिगामेंट समझ आया, बोन से बोन को जो जोड़ रहा होगा टिश्यू वो लिगामेंट है। टेंडन जो बोन से मसल को जोड़ रहा होगा टिश्यू वो हमारा टेंडन है, ठीक है बेटा। और अगला कार्टिलेज, कार्टिलेज कोई किसी को जोड़ नहीं रहा होगा कहीं से। कार्टिलेज क्या है, जहां पर जिस ऑर्गन में, जिस जगह पर हमारा बोन कनेक्ट नहीं हो सकती है, या जहां पर बोन का फंक्शन नहीं है, या बोन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी उस ऑर्गन के लिए, वहां पे हमने कार्टिलेज जमा कर दिया भाई। कार्टिलेज मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबल है ना, तो जिस जगह पर हम बोन नहीं डाल सकते वहां हमने कार्टिलेज डाल दिया। कार्टिलेज क्या है, इट हैज स्प्रेड सेल्स, इट हैज स्प्रेड सेल, बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं जो इधर उधर मतलब इधर उधर फैले हुए। सॉलिड मैट्रिक्स है, यानी कि लिक्विड नहीं है, जेल नहीं है, सॉलिड मैट्रिक्स है, विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। प्रोटीन और शुगर का मिलना है। मेजरली हमें ये पॉइंट याद रखना है, अगर हमें ये ध्यान हो जाता है कि कार्टिलेज हमारा है कहाँ कहाँ, तो हम उसकी प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कार्टिलेज है क्या। इट स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड, मतलब जहां पर जॉइंट्स होंगे हमारे बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ताकि वो स्मूथली मूवमेंट हो सके उसकी, ठीक है, ताकि जो दो बोन मूव कर रही है वो इजिली मूवमेंट कर सके। ऑल्सो प्रेजेंट इन, अब देखो कार्टिलेज नोज में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, ट्रैकिया में प्रेजेंट है, लैरिंक्स में प्रेजेंट है। जो हमारा ईयर का आउटर पार्ट है बेटा, पिन्ना, जिसको हम पिन्ना बोल रहे हैं, ईयर का आउटर पार्ट किस चीज का बना है, कार्टिलेज का बना है। सॉफ्ट है, फोल्ड हो सकता है, बोन यहाँ पर होती है ईयर की जगह, तो मतलब ईयर जो हमारा कार्टिलेज का बना है बोन के बना होता तो मूवेबल नहीं होता, ठीक है। नोज का जो ये वाला पार्ट है विच इज एक्चुअली मूवेबल, मूव कर पा रहा है, हार्ड है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये क्या हो गया, ये हमारा कार्टिलेज का बना है। तो नोज का एरिया, ईयर का एरिया, ट्रैकिया हमारा यानी कि फूड पाइप की बात करें, लैरिंक्स यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स, जिससे हमारी वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करती हैं तो जो हमारा वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज लैरिंक्स, ठीक है। तो इन चीजों में क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्टिलेज प्रेजेंट है। अगर आपको कार्टिलेज की लोकेशन याद है तो आप इजीली रिलेट कर लेंगे भाई कार्टिलेज क्या है, बोन क्या है। तो बोन, ब्लड और कार्टिलेज तीन ऐसी चीजें हैं जो हम बड़ी अच्छी से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं, हम लोग विजिबली उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे तीन जो है रिलेटेड टू द बोन हो गए टर्म्स। अब आगे कुछ टिश्यूज हैं जो एक्स्ट्रा इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने एज अ डिफरेंस कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप एज अ डिफरेंस करेंगे ना तो बेटा लर्न करना चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। एडिपोज, एरियोलर, अब देखो एरियोलर तो वर्ड ही मैं बोल दूंगी एयर से, याद रखो एरियोलर एयर, ठीक है। एडिपोज ये मैं बोल देती हूँ आपको बेटा फैट, लर्न कर लो,
एरियोलर इज एयर, एडिपोज इज फैट। तो एडिपोज आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू है। आपकी बॉडी में जहां जहां फैट स्टोर हो रहा है या ज्यादा फैट है वो बेटा एडिपोज की वजह से। ये वाला टिश्यू है मेजरली जो आपको पतला नहीं होने दे रहा है, ये वाला टिश्यू है जो ज्यादा फैट स्टोर करने में हेल्प करता है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गया आपका फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट को स्टोर करता है। फाउंड बिलो द स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, स्किन के बीच में और ऑर्गन्स के ऊपर, तो इनके बीच में जो आपका टिश्यू प्रेजेंट है वो एडिपोज प्रेजेंट हो गया। ठीक है, कहां पर, जो आपका जहां पे फैट जमा होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। फैट के मॉलिक्यूल आप बोल लो, फैट के ग्लोब्यूल्स मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इसमें क्योंकि फैट स्टोरिंग है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट। इंसुलेटर मतलब कितनी बार ऐसा हो सकता है कि इस टिश्यू की वजह से में करंट लगे। इंसुलेटर और क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है जो करंट ट्रांसपोर्ट करेगा, इंसुलेटर क्या होता है करंट ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, जो बॉडी के ऊपर है, जो फैट बहुत ज्यादा स्टोर होता है। ठीक है, तो उनके अंदर यानी कि एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होगा, फैट बहुत ज्यादा स्टोर हो पा रहा है। ठीक है, एरियोलर में देखिए तो एयर है, एयर स्टोरिंग हो गया। ठीक है, आगे ये हमारा स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में। ये कहाँ है, स्किन के बीच में और मसल्स के बीच में। ठीक है, मसल और स्किन के बीच में, यानी कि ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स के आसपास, बोन मैरो के आसपास। ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में है। क्लियर है। आगे ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के आसपास जो स्पेस है उनको फिल कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा है, रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो मेजरली आपको एडिपोज और एरियोलर में इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा लर्न करने की, समझने की जरूरत नहीं है। इतना आप कर लेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, ये दो और एक्स्ट्रा टिश्यूज थे जो कि हमारे मेजरली बोन और ब्लड में नहीं आ रहे थे, तो ये हमने अलग से आपको करा दिए ताकि अगर इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको भी कवर कर पाए। ठीक है बेटा, इतना हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ लिया ब्लड, बोन, कार्टिलेज, उसके अलावा पढ़ा टेंडन और लिगामेंट, उसके अलावा एडिपोज एंड एरियोलर। ठीक है, यहाँ हमारा कनेक्टिव खत्म होता है। इसके बाद अगर मैं आऊं, ये है हमारा बेटा मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा और इंपॉर्टेंट है मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, मसल्स जो हमारी बनी हुई हैं वो कितनी अलग अलग तरह की टिश्यूज की बनी हुई हैं, वो हमारा पार्ट है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो डिफरेंस इजीली लर्न करने का एक तरीका और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर मेजरली किसी चीज में डिफरेंस ही करना है ना, तो सबसे पहला कॉलम लर्न कर लीजिए प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि इनमें भाई डिफरेंस है किस चीज में, इनमें डिफरेंस किस चीज में है, वो प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहली आपकी स्केलेटल मसल है, दूसरी आपकी कार्डियक मसल है, तीसरी आपकी स्मूथ मसल है। ठीक है, तो तीनों मसल्स लिख दिया है। प्रॉपर्टी की मेजरली आपको कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंस होगा, इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा इजीली लर्न हो जाएंगे आप लोगों को डिफरेंसेस, और याद भी रहेंगे अगर आप प्रॉपर्टी लर्न कर लेते हैं। कि भाई ये मैं अगर बोलूं कि मुझे दो लोगों में डिफरेंस बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, कलर पहला, दूसरा हाइट, तीसरा वेट। तो ये जो मैं बोल रही हूँ प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी लेना, ही इज फेयर इन कलर, ही इज लिटिल डार्कर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लर्न हो गई, तो आप इन दोनों में डिफरेंस भी इजीली लर्न कर पाएंगे। तो मेजरली उसी तरीके से प्रॉपर्टी लर्न करिए। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा शेप, की शेप कैसी कैसी है। जो स्केलेटल मसल है, यानी कि जो हमारे स्केलेटन, बॉडी का जो स्केलेटन है उससे रिलेट इसको करिए कि जो हमारी स्केलेटल मसल है ये सिलेंड्रिकल होगी, अनब्रांच होगी। आप डायग्राम देख पा रहे हैं अगर स्केलेटल मसल का, तो डायग्राम इस तरीके से है, सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड। ठीक है, सिलेंड्रिकल बेटा अनब्रांच्ड। जो कार्डियक है वो सिलेंड्रिकल और ब्रांच। कार्डियक का भी डायग्राम देखिए जरा, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड हो गया। ठीक है, स्मूथ मसल्स का फ्यूजिफॉर्म और अनब्रांच। स्मूथ मसल का भी डायग्राम देख लीजिए एक बार, आ गया समझ में। स्केलेटल का डायग्राम में देखेंगे तो सिलेंड्रिकल अनब्रांच मिलेगा,
कार्डियक का देखेंगे तो सिलेंड्रिकल ब्रांच मिलेगा, स्मूथ का मिलेंगे देखेंगे तो फ्यूजिफॉर्म और अनब्रांच मिलेगा। ठीक है, आगे है स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस का मतलब है, अगर आप डायग्राम देखें तो अगर उसमें लाइट डार्क बैंड है, एक जगह लाइट एक जगह डार्क, लाइट और डार्क बैंड है, उनको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस मसल के अंदर लाइट और डार्क बैंड है तो स्ट्रिएशंस है, यानी यस स्ट्रिएशंस है, नहीं है तो अनस्ट्रिएटेड। तो जो इसमें है यानी स्केलेटल मसल आपकी यस, यानी स्केलेटल मसल बेटा आपकी स्ट्रिएटेड है। ठीक है, जो कार्डिक मसल है उसमें भी यस लिखा हुआ है, तो यानी कि आपकी कार्डिक मसल भी स्ट्रिएटेड है। स्मूथ मसल में लिखा हुआ है नो, तो यानी कि ये आपकी अनस्ट्रिएटेड है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इन मसल के अंदर न्यूक्लियस, टिश्यू है तो सेल होगा ना, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी न्यूक्लियस की, मैनी है, इसका मतलब मल्टी सेल्यूलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस की बात करें तो ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंगल, यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी सिंगल, यूनी न्यूक्लिएटेड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है कि भाई मैनी लोकेट पेरिफेरी सिंगल और ये वो जो बहुत सारे होंगे पेरिफेरी पे होंगे, एक होगा वो सेंट्रली होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। आगे कंट्रोल, मतलब कि ये जो मसल्स हैं हमारी, ये हमारे अंडर कंट्रोल है या नहीं है। ठीक है, इसको तो आप भी इजीली समझ सकते हैं। कैसे समझ पाएंगे, जो स्केलेटल है हमारी बॉडी का, स्केलेटल के ऊपर जो मसल होगी, अगर स्केलेटल हमारे अपने अंडर कंट्रोल में है तो वो मसल भी हमारे अंडर कंट्रोल में होगी। ठीक है, तो वॉलंटरी हो, वॉलंटरी का मतलब होता है बेटा अंडर आवर विल, अंडर आवर कंट्रोल, मेरी मर्जी है मैं हाथ ऊपर करूं, मेरी मर्जी है मैं आगे चलूं पीछे चलूं, तो ये जो हमारी मसल है हमारे कंट्रोल में है, यानी कि ये वॉलंटरी है। ठीक है, जो वॉलंटरी नहीं होगी वो बेटा इनवॉलंटरी है। क्या मेरी हार्ट की मसल, मेरी स्टमक की मसल, मेरी ब्रेन की मसल मेरे कंट्रोल में है? नहीं है, मसल की बात चल रही नहीं है, तो वो कैसी होंगी? इनवॉलंटरी होंगी। ठीक है, तो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। स्केलेटल मसल जैसे मैंने आपको तो वॉलंटरी है, बिल्कुल है जी, हमारे अंडर कंट्रोल है, मैं हाथों का क्या यूज करूं, पैरों का क्या यूज करूं। कार्डिक मसल हार्ट की इनवॉलंटरी, बेटा मेरा हार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब यहाँ पर भी ये अपने कंट्रोल में नहीं है। हमारी जो बॉडी मसल्स है, स्टमक की मसल्स, इंटेस्टाइन की, वो सारी इनवॉलंटरी। ठीक है, नर्व सप्लाई, यानी कि मेजरली इनको डिसीजंस कौन देता है? नर्व सप्लाई। यहाँ पे ये किसका डिसीजन मानते हैं कि कहाँ से नर्व मूव करना, कहाँ से नर्व ट्रांसपोर्ट करा रही है फंक्शंस को। तो नर्व इम्पल्स, ये मैं यहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क लिख देती हूँ, उसको आप नहीं भी करेंगे तो करेंगे। 1 2 3 4, ये 4 इंपॉर्टेंट हो गया है। ये 4 मेजरली आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली लर्न करना है। ठीक है, बाकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और नर्व सप्लाई, ये दो अगर आप एक्सक्लूड भी कर देते हैं, नहीं भी करते हैं तो चलेगा। ठीक है, नर्व सप्लाई यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेटा किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक। ठीक है, ये आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगी। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, कोई भी चीज हमारी मूव करे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो कैसा है? ये फास्ट है, ज्यादा जल्दी मूव कर पाएगा। हार्ट की इंटरमीडिएट है, बाकी स्मूथ मसल्स स्लो है। ठीक है, आगे लोकेशन, इनकी लोकेशन कहाँ है? जैसे मैंने बताया स्केलेटल तो हमारे स्केलेटन से अटैच होंगी, कार्डियक वर्ड ही है, हार्ट से रिलेटेड होगा। स्मूथ मसल जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो ब्लड वेसल स्टमक में है, चाहे ब्लड वेसल इंटेस्टाइन में है, चाहे ब्लड वेसल ब्रेन में हो, सारी कहाँ हो गई? स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारी स्केलेटल मसल होगी उसकी लोकेशन क्या होगी? वो हमारे स्केलेटल जो स्केलेटन है जो उसके आसपास होगी, ताकि जो हम मूवमेंट में हेल्प कर सके। उसी तरीके से कार्डियक, जैसे कि हम नाम सजेस्ट कर रहे हैं, कार्डियक मसल हमारी हार्ट में होगी, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं। और लास्ट हमारी स्मूथ मसल्स होगी बेटा, वो होगी इनर लाइनिंग में। किस किस की हम बोल सकते हैं मसल, कहाँ की मसल बनाएगा? वो हमारी स्टमक हो गया, जैसे हमारी इंटेस्टाइन्स हो गई, या फिर मैं बोलूंगी जैसे हमारा ब्रेन हो गया। तो इनकी जो मसल्स बन रही हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो बनाएंगे आपकी स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, अब हमारे 3 टिश्यूज हो चुके हैं एनिमल टिश्यू के।
एक आपका एपिथेलियल दैट इज कवरिंग टिश्यू, कनेक्टिव जो कि सारी बॉडी पार्ट से मिलेगा, मस्कुलर जो कि मसल्स हमारी बना रहा होगा, एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव नर्वस टिश्यू। ठीक है बेटा जी, नर्वस टिश्यू मैंने आपको जब थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था तब ये डिटेल में करा दिया था मैंने आपको नर्वस टिश्यू, कि नर्वस टिश्यू का जो फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होता है बेटा न्यूरॉन। ठीक है, अब न्यूरॉन है क्या हमारा, न्यूरॉन एक नर्व सेल भी बोल सकते हैं न्यूरॉन को, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का, सबसे पहली चीज। दूसरा, वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन बाहर से, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कराता है अपने ही थ्रू, फिर दूसरे न्यूरॉन पे, फिर दूसरे न्यूरॉन पे, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचती है ब्रेन तक। ठीक है, अब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद मुझे कोई डिसीजन लेना है या मुझे डिसीजन नहीं लेना है, ये मेरा ब्रेन डिसाइड करेगा कि भाई आप इस पे ये डिसीजन लो या ये करो। उसके बाद जो ब्रेन डिसाइड करेगा वो इंफॉर्मेशन वापस न्यूरॉन के थ्रू ही आएंगी, और न्यूरॉन के थ्रू आएंगे हमारी बॉडी पार्ट्स तक, और हम वो फिर एक्शन करेंगे जो भी हमें बोला गया होगा। ठीक है, ये मेजरली नर्व सेल का काम है या न्यूरॉन का काम है कि रिसीव्स द इम्पल्स या रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड और वापस भी देगा जो उसको एक्शन करना होगा। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का डायग्राम भी या न्यूरॉन का डायग्राम भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था, तो नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम है कि हमारे आसपास बाहर के इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उन चीजों को सबसे पहले कौन पता करता है, न्यूरॉन्स करते हैं बेटा। हमारे सेंस ऑर्गन्स, हम बाहर की चीजें सेंस कर पाते हैं किसी सेंस ऑर्गन्स की वजह से। ठीक है, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन। ठीक है, और उसी वजह से उन्हीं सेंस ऑर्गन में नर्व सेल होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी नर्व सेल्स होते हैं। वो सेंसरी नर्व सेल सबसे पहले बाहर की जो चेंजेस है उनको क्या करेंगे, उनको रिसीव करेंगे। इसीलिए ये जो सेल्स है हाईली स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड हो गए स्टिमुलेट करने के लिए, सबसे पहले रिसीव करने के लिए, देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल जो हमें मिल रहा है, कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन या मैं बोलूं कोई भी एक्सटर्नल हमें फैक्टर मिल रहा है, उसको हम स्टिमुलस बोल देंगे। वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बहुत जल्दी ट्रांसफर करना। क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, सबसे पहले रिसीव करने के लिए फिर ट्रांसफर करने के लिए। बात समझ आ गई? इसके बाद द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन आएगा नर्वस टिश्यू में, स्पाइनल कॉर्ड आएगा और सारी नर्व्स आएंगी। ठीक है, नर्वस टिश्यू में। इसके बाद न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स आर नोन एज फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स और नर्व सेल जो है वो हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की। द मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज, जो मैंने डायग्राम में करा दिया था ऑलरेडी आपको पिछले वाले लेक्चर में, सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होगा। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया बेटा यहाँ पे जो मेन 3 है, पहला सेल बॉडी हो गया है, दूसरा बेटा डेंड्राइट है, ठीक है, और तीसरा होगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्सॉन। ठीक है, तो डेंड्राइट इज हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होंगी जो डायग्राम में देख, आप अगर देख पा रहे हैं डेंड्राइट का डायग्राम, तो डायग्राम जो है डेंड्राइट का ब्रांच्ड है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। जो बाहर की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रिसीव करेगा वो डेंड्राइट होता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, बाकी न्यूरॉन्स से भी, या फिर मैं बोलूं बाहर से सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव करेगी, ट्रांसफर करेगी लास्ट तक, फिर दूसरे न्यूरॉन की जो रिसीव कर रही होगी डेंड्राइट, वो उस डेंड्राइट की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी डेंड्राइट यानी कि डेंड्राइट ही रिसीव करेगी, चाहे वो पहले वाले न्यूरॉन से कर रही हो या वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कर रही हो। ठीक है जी, एंड साइनेप्स। अब साइनेप्स क्या है, साइनेप्स है बेटा गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप है आपका साइनेप्स। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन बीच में जो गैप है दैट इज साइनेप्स। तो साइनेप्स में से भी जाकर जो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट है वो रिसीव करेगी जब इम्पल्सेस को, दैट इज डेंड्राइट का फंक्शन। ठीक है, डेंड्राइट का फंक्शन समझ आ गया। इसके बाद इंफॉर्मेशन इन द न्यूरॉन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में, फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन, एक्सॉन टू नर्व एंडिंग। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में जा रही है तो यूनिडायरेक्शन से लिखा गया है। एज इट पासेस थ्रू न्यूरॉन्स फ्रॉम डेंड्राइट अक्रॉस द सेल बॉडी डाउन द एक्सॉन। क्लियर है?
बात समझ आ गई है? न्यूरॉन का डायग्राम पिछली क्लास में करा दिया था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अभी करा दिया है, नर्वस सिस्टम करा दिया गया था आपको, तो ओवरव्यू मेरे हिसाब से नर्वस सिस्टम का हो चुका है बेटा। आप इतना करेंगे, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर क्लास। एंड और भी अगर आपको इससे ज्यादा को डिटेल्ड में चाहिए या और कुछ जो है जिसमें आपको क्वेरी है, आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इसमें। हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं उनको सॉल्व करें और अच्छा सा एक और लेक्चर बनाते हैं अगर आपके इसमें कोई डाउट होंगे तो। ठीक है बेटा, उन डाउट्स को लेकर आपके लिए एक डाउट सेशन वाला लेक्चर बनाया जाएगा। तो ठीक है बेटा, इतना ही आप लोग पढ़ते रहिए, कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग, एंड ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।